पार्टनरशिप इज जस्ट लाइक अ मैरिज विदाउट हैविंग सेक्स। क्या आप ये शोरूम बना सकते हैं? फिर मैंने 3-4 दोस्तों को फोन किया। टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमारा नाम अच्छा हो गया। ये वास्तु का कितना इंपॉर्टेंस होता है? 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। हर पिन कोड पे 10 स्टोर बनाने पड़ते हैं। बहुत काम है इंडिया में। 150 से ज्यादा लोगों को ब्रांड का रोजगार दे रही है। किस टाइप के ब्रांड के साथ आपने काम किया इन 5 सालों में? 3 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का एरिया। तो इसमें कुछ आपको भी डर नहीं है कि मैं अपना ही कंपटीशन बुला रहा हूँ? ब्लिंकिट और जेप्टो आने के बाद Amazon, फ्लिपकार्ट पे ना ट्रैक्शन घट गया है। सिर्फ शॉपिंग मॉल बनने इतने शॉपिंग मॉल बनने वाले हैं। तो स्टोर में भी इंटीग्रेट काम होता है? ऑफकोर्स, हाँ, क्यों नहीं होता? जबकि ऑनलाइन का ट्रेंड ज्यादा है। बिल्कुल। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं? जी बिल्कुल है, एक्टिव है। सपना एंटरप्रेन्योर बनने का 10 साल पहले ही ले लिया था। तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी वायरल होते हैं और बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसकी कोई रेमेडी नहीं, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। वीवो के तकरीबन 10 से 15 शोरूम कर दिए अगले 6 महीने के अंदर। रोजगार तो देता ही देता है, रोजगार के साथ साथ भी एंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस देता है। क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन कितना जरूरी है एक स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री के लिए? लोग एक्स्ट्रा पैसा देने पे तैयार है। एआई के आने के बाद इंटीरियर फिट आउट इंडस्ट्री को कोई खतरा है? जब स्टार्टअप एक लेवल पे बहुत बड़ा बन जाता है। हमारे पीयूष गोयल जी का एक रील काफी वायरल हो रहा है कुछ दिनों से, जो स्टार्टअप महाकुंभ में उन्होंने बोला था। एक लाइन है जो मेरे बॉस ने मुझे समझाई थी, सिखाई थी। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो बिना किसी गॉडफादर या बैकअप के अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने जीरो से शुरू करके मल्टी मिलियन का एक अंपायर खड़ा किया है, जो आज इंडिया के टॉप रिटेल और लग्जरी ब्रांड्स के इंटीरियर डिजाइन करते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं बल्कि मेंटोर भी हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स का हाथ थाम कर उनका सपना सच करते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं। रिटेल हो या कॉमर्शियल स्पेसेस, मालाबार गोल्ड हो या फिर मार्क्स स्पेंसर्स, इनका डिजाइन टच हर जगह है। और आज ये हमसे शेयर करेंगे इंटीरियर बिजनेस के सीक्रेट्स, ब्रांडिंग के गोल्डन रूल्स और एक स्टार्टअप को बड़ा एम्पायर कैसे बनाया जा सकता है, उसका एक सीक्रेट फंडा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के मिलते हैं ब्रांड कैटल के फाउंडर एंड सीईओ, इंटीरियर बिजनेस के गुरु मिस्टर विकास कुमार झा जी से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया देव भाई और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच, फाइनली आप आज आ गए। बहुत दिनों के बाद, हम काफी टाइम से आपको बुलाना चाह रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे और मार्च क्लोजिंग चल रही थी, आपको मालूम है। अभी बस 31 मार्च से भी क्लोज ही हुई है। तो हम लोगों के साल मैंने कुछ टारगेट ले रखा था, उसको पूरा करने में लगे हुए थे। बट यस, क्षमा चाहूंगा, बहुत समय लग गया। बट ये अच्छी बात है, टारगेट पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ब्रांड कैटल की शुरुआत कैसे हुई? ब्रांड कैटल की शुरुआत आज से ठीक 5 साल पहले 2020 लॉकडाउन कोविड के दौरान हुई। सब लोग अपने घरों में बंद थे, हम भी बंद थे, सब था। तो ये था कि कुछ करना है। नौकरी जाने का खतरा नहीं था, लेकिन ये था कि उस लेवल पे शायद वो बाहर फिर से कब लौट के आएगी। उस समय आप भी नौकरी कर रहे थे? हाँ, मैं भी नौकरी कर रहा था। मैं उस समय 2011 से लेकर 2020 इसी इंटीरियर फिट आउट इंडस्ट्री में ही नौकरी कर रहा था। तो मैंने काफी सारी चीजें देखी। अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट आपको कम से कम 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मेरे को इस लाइन में 10 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे मेरे को नौकरी और जॉब में मेरे को 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर, हाँ, और सपना एंटरप्रेन्योर बनने का 10 साल पहले ही ले लिया था। लेकिन ये था कि शायद जब समय आता तभी होता। तो 2020 लॉकडाउन का वक्त चल रहा था, कोविड चल रहा था, सब लोग घरों में बंद थे। आपको आनंद विहार बस अड्डे का वो दृश्य अगर याद हो, जहाँ पे बिहार वाले, यूपी वाले, एमपी वाले सब लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे, पलायन कर रहे थे। हाँ, तो वो जो वक्त था, वो जो दौर था, वहाँ पर कुछ लोग उस भीड़ में मेरे भी थे अपने, जो मेरी टीम थी, जो हमारी टीम के लोग, कारपेंटर, सुपरवाइजर्स, इलेक्ट्रिकल लोग, जो हमारी साइटों को संभालते थे। तो उनका फ़ोन आया कि सर ऐसा ऐसा है कि हम लोग अब तो जा ही रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो क्यों ना आप ही अपनी कंपनी शुरू करो और हम आपके साथ रहेंगे। तो मैंने कहा यार, हमारे पास इतने संसाधन या कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं लंबी फैक्ट्री लगाऊं या कुछ लगाऊं। पर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि चलो ठीक है। मोदी जी का भी तभी स्टेटमेंट आया कि आपदा में अवसर ढूंढो। 22 मार्च में अपनी कंपनी बना ली। हाँ, आपको याद होगा कि 22 मार्च संडे का दिन था, उन्होंने जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए अनाउंस किया था और 25 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन चालू हो गया था। और बिल्कुल अब हम लोग अप्रैल में बैठे हुए हैं, तो एग्जैक्टली 5 साल हो गए हैं। बिल्कुल 5 साल पुरानी कहानी है, एकदम तरोताज़ा। तो ऐसी ही बस शुरुआत हुई, दिमाग में लगा कि चलो ठीक है, कुछ शुरू करते हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स का काम करते थे,
तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस था, लोगों को बताया, कुछ क्लाइंट्स को फ़ोन किया कि सर मैं अपना अपना शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों ने सपोर्ट किया, बोला कि हाँ ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट क्या हुआ कि अल्टीमेटली आपको जब आप काम करने निकलते हो तो फाउंडर के साथ साथ आपको एक को फाउंडर भी लगता है। तो सबसे पहले मैं अपने को फाउंडर की मैंने तलाश करी। मैंने कहा कि चलो अगर कोई बंदा मिल जाए साथ में पार्टनर, तो हम आगे जर्नी आसान हो सकती है। फिर मैंने 3-4 दोस्तों को फ़ोन किया। वो दौर ऐसा चल रहा था जहाँ पे लोग अपनी नौकरियाँ बचा रहे थे, तो कोई छोड़ने को तैयार था नहीं। तो मेरा स्कूल फ्रेंड गौरव शर्मा, जो आज को फाउंडर है, उसने ओके बोला। उसने बोला ठीक है भाई, मैं तेरे साथ आता हूँ और हम लोग इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से हमारी पार्टनरशिप बनी और हमने ब्रांड केटल की शुरुआत लॉकडाउन 2020 में करी। आपने जैसे को फाउंडर की आपने बात की, नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत सारे बिजनेस, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा भी था कि बहुत सारे बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जो फाउंडर से को फाउंडर आपस में होते हैं उनकी बनती नहीं है। तो उस पर आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली जो को फाउंडर या एक दोस्त मिलके बिजनेस शुरू करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन है जो मेरे बॉस ने मुझे समझाई थी, सिखाई थी। पार्टनरशिप जब होती है ना, तो पार्टनरशिप इज जस्ट लाइक अ मैरिज विदाउट हैविंग सेक्स। आपको आपके पार्टनर के बारे में सब कुछ पता होता है, हर चीज़ पता होती है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आप दोनों की जो स्किल्स होती हैं वो एक दूसरे के कॉम्पिटेंट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कि अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहा हूँ, तो पीछे ऑपरेशंस और प्रोडक्शन वाला बंदा चाहिए एज अ पार्टनर। और तो उससे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके। आंख बंद कर, वही मैंने बोला ना कि इट इज़ लाइक अ मैरिज। तो आपको, जैसे आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, उसी तरीके से आपका बिजनेस पार्टनर है। क्योंकि आप अपने जीवन के, अपने दिन के 24 में से 18 घंटे उसके साथ बिता रहे हैं। हम एक स्टार्टअप की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्टार्टअप चल रहा है, आपको मालूम है 24 घंटे में से 22 घंटे, 20 घंटे काम करना है, 20 घंटे साथ ही रहना है, साथ ही उठना है, साथ ही बैठना है, साथ ही खाना है, साथ ही पीना है। तो अपने सपने को उसका सपना बनाओ और उसकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत बनाओ। तो दोनों जने जब मिल जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अगर एक को फाउंडर ढूंढा है, तो उसने भी आपको सर्च किया है, उसने भी आप में विश्वास जताया है। तो वो जो विश्वास जो दोनों का होता है, तो मेरा अपनी लाइफ का एक टारगेट है, तो उसने भी अपना एक टारगेट है, उसके टारगेट को अपना टारगेट बनाओ, उसके टारगेट के लिए आप काम करो, आपके टारगेट के लिए वो काम करे। ये पार्टनरशिप होती है, यही फाउंडर को फाउंडर होता है। अगर ये जो लोग समझ गए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, यही नहीं समझ पाते तो फिर पार्टनरशिप टूट जाती है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस इसीलिए बंद हो जाते हैं। इसीलिए बंद हो जाते हैं। खैर, आपने एक चीज़ बोला कि उस समय लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग घर जा रहे थे, तो उनकी मदद करने का ख्याल आया, तो आपने ब्रांड केटल की शुरुआत की। इसमें आपके कंपनी में अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। तो एक्चुअली क्या था कि जो शुरुआत थी ना ब्रांड केटल की, ये जो बीज डला, ये डला तो था बस उन 5 लोगों की नौकरी बचाने के लिए। जो 5-7 लोग हमारे थे, बिल्कुल मेरे खास थे, उनकी नौकरी बचाने के लिए क्या ठीक है, हमें कंपनी शुरू कर लेंगे और ये 10 लोगों को रोज़गार दे देंगे। इतना काम हम कर लेंगे कि 2-3 करोड़ का काम कर लें, इनकी सैलरी निकाल लें। पर आज मेरे उस डिसीजन की वजह से भगवान परमात्मा को शायद हमें एक लेवल पे पहुंचाना था। तो आज मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं कि मोर देन 150 पीपल, 150 से ज़्यादा लोगों को ब्रांड केटल रोजगार दे रही है। इससे भी ज़्यादा पिछले 5 सालों में मैं तो एंटरप्रेन्योर बना ही बना, मैंने अपने को फाउंडर को एंटरप्रेन्योरशिप बनाया के लेवल पे लाया, लेकिन हमारे साथ साथ ब्रांड केटल के साथ साथ इन 5 सालों में 10 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ब्रांड केटल ने खड़े किए। तो ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। और अमूमन मेरे से ये सवाल हर प्लेटफॉर्म पे किया जाता है कि आपने इतनी जल्दी इस कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल बिजनेस को कैसे क्रैक किया। ये जो वैल्यू अनलॉक करी है, जहाँ पे बिल्कुल हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स आप डिलीवर कर रहे हैं और एकदम ग्लोबल जाइंट्स, ग्लोबल ब्रांड्स लाइक गुची, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर, ऐसे ब्रांड्स आपको कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो और ट्रस्ट की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि किस टाइप के ब्रांड्स के साथ आपने काम किया इन 5 सालों में? तो शुरुआत हमारी सारे के सारे होम ग्रोन ब्रांड्स के साथ ही हुई कहीं ना कहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, पिज़्ज़ा हट, KFC, डोमिनोज, वांगो, ये ऑल ब्रांड्स ऐसे हैं जो फूड एंड बेवरेजेस। तो क्या होता है कि जनरली ना आप कैटेगरी वाइज शुरू करते हो। उससे भी पहले मैं आपको बताऊं, ब्रांड केटल की शुरुआत होने से पहले जो सबसे पहला ऑर्डर होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर की बड़ी एक दिलचस्प घटना है। वो कैसे हुई? तो हमारे पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, 3 महीने के लिए सब कुछ बंद पड़ा था। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने हमने अपने आप को बंद किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। ब्रांड केटल, पहले तो नाम पे बड़ा विश्वास वो हुआ कि कैसे उसको रखा जाए, उसके पीछे भी कहानियाँ बताता हूँ आपको। तो जब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया और हम आगे बढ़े, तो सेक्टर 17 में वीवो ब्रांड का एक शोरूम आ रहा था चंडीगढ़ में।
सब कुछ बंद था, तो उनके जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स थे उन्होंने बंद मना कर दिया था, क्योंकि बड़ा रिस्की था। कोविड के दौरान सारी मार्केट्स बंद थी, तो कोई काम करना चाह नहीं रहा था। बट 3-4 महीने के बाद जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे खुल रही थी, शुरुआत हो रही थी, उस दौरान जब मार्केट शुरुआत हो रही थी, तो उस दौरान ये था कि हमें एक मौका मिला, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। हम कोशिश तो कर ही रहे थे कि क्या आप ये शोरूम बना सकते हैं, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग था। कोविड का दौरान था, जहाँ पे 80% सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, और मात्र 30 दिन के अंदर हमें वो 2000 स्क्वायर फीट की दुकान बनानी थी। और उसमें जो उसका वो बड़ा छोटा सा ऑर्डर था, उसका जो 50% एडवांस है, हमारी इंडस्ट्री में एडवांस मिलता है, वो जो एडवांस आया था ना, दैट एडवांस अमाउंट एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर अस। तो वहाँ से हमारी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तो जैसे हमने पहला स्टोर बहुत अच्छे से किया, 30 डेज़ में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया चंडीगढ़ में। फिर वो जो प्रोजेक्ट हुआ, तो उसके डबल साइज़ का प्रोजेक्ट हमें मिला कोच्चिन केरला में। फिर हमने उसके सेक्टर को अच्छा किया, तो हमें बैंगलोर मिला, फिर हमें हैदराबाद मिला, फिर हमें मुंबई मिला। तो धीरे धीरे हमने वीवो के तकरीबन 10 से 15 शोरूम कर दिए अगले 6 महीने के अंदर अंदर। फिर वीवो अच्छा किया तो ओप्पो आ गया, ओप्पो को देख के रियलमी आ गया, रियलमी को देख के वन प्लस आ गया। तो उनके ऑर्डर्स आए जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमारा नाम अच्छा हो गया। फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री से मैं घुसा अपेरल्स में आप नाइकी, प्यूमा, आप जब एक इंटीरियर फील्ड में होते हैं और आपको जब एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट, आपको पता है कि मैं जब एक मोबाइल की दुकान अच्छी बना सकता हूँ, तो मैं कपड़े की भी दुकान अच्छी बना सकता हूँ। हमने अपने डिज़ाइंस को पिच किया, हमने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज़ किया। तब तक मार्केट थोड़ा सा और खुल गई थी, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ओपन हो रही थी। फिर हम अपैरल के सेगमेंट में आए, वहाँ पे हमने नाइकी, प्यूमा, कोलंबिया ऐसे ब्रांड्स के साथ टाई अप किया, और उनको अपने फ्रेंचाइजी मॉडल पे गए, और वहाँ पे हमने उनके लिए शोरूम्स बनाए। फिर F&B एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, जो हमेशा से बूमिंग पर आया है। और लॉकडाउन के दौरान क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट जब आया, तो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा हट, KFC, वांगो, डोमिनोज, इनके रेस्टोरेंट्स खुलने लग गए बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर और ज़्यादा हमारी रीच बढ़ी, लोगों ने हमें अप्रोच किया। फिर जब तक एक नाम अच्छा खासा ठीक ठाक बन चुका था मार्केट में ब्रांड केटल का, तो वहाँ से फिर हम फूड एंड बेवरेजेस के सेगमेंट में घुसे। तो पहला साल तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया इन्हीं कुछ ब्रांड्स के साथ साथ। अभी इसके पहले आपने एक आंसर दिया कि 150 से ज़्यादा लोग अभी आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर हम रोज़गार की बात करें, तो जो इंटीरियर फिट आउट इंडस्ट्री है, उसमें रोज़गार के कितने चांसेस हैं, इसके थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आज के टाइम पे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी अगर समस्या कुछ है तो वो रोज़गार की है। जी जी, तो उसमें आपकी इंडस्ट्री का क्या योगदान है, ये थोड़ा सा बताइए। अभी नेस्कॉम का ही डेटा देख लीजिए, हर साल 80 लाख ग्रेजुएट हिंदुस्तान में पास होते हैं। नौकरी कितनों को लगती है आप जानते हैं। तो इंटीरियर फिट आउट ये एक ऐसा सेगमेंट है, मैंने आपको बताया ना कि रोज़गार तो देता ही देता है, रोज़गार के साथ साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस देता है। जैसे मैं आपको अपनी फैक्ट्री का, अपनी कंपनी का उदाहरण देता हूँ। हमारी कंपनी में जो हमारा प्रोडक्शन हेड था फैक्ट्री में, मैं काम लेने के लिए मार्केट में दौड़ता था, भागता था, और वापस में कोई काम हमने प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और ख़त्म होते होते ही उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, रॉ मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है। तो करते करते क्या हुआ कि मैंने एक दिन दिमाग लगाया कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो मैंने अपने प्रोडक्शन हेड को ही एंटरप्रेन्योर बना दिया। मैंने कहा एक काम कर, तू ये तेरी कंपनी खोल के देता हूँ, तू अपना काम कर, हमें जो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, हम उसको रेडी हो गए थोड़ा सा स्क्वीज़ करने के लिए। हमने उसको स्क्वीज़ कर लिया, उसकी कंपनी खोल दी। वो अपनी तरफ से अपने गांव से 15 कारपेंटर ले आया, 15 पेंटर ले आया, 40 लोगों को उसने रोजगार दे दिया। 40 ऑलरेडी मेरे पास पहले थे, तो 40 और 40 मिलके कितने हो गए, 80 हो गए। हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि जो हमारी वेस्टेज होती थी फैक्ट्री में, आज की डेट में आप हमारी फैक्ट्री जाओ, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब उसका खुद का पैसा लग रहा है, अब वो ओनर है उस चीज़ का, तो इस चीज़ की अहमियत समझ रहा है। उसकी वो अहमियत समझता है। अब फेविकोल की एक बूंद भी अगर लगती है ना, तो प्रॉपर तरीके से वो फ्लोर पे गिरती नहीं है, अब वो प्रॉपर मटेरियल पे समझ में आ रहा है मेरा ही पैसा। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि अगर वेस्टेज हो रहा है ना, तो मेरा खुद का हो रहा है। ऐसे ही मैंने साइटों पे किया। मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जाते थे, अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा है, कहीं जा रहे हैं जहाँ पे 5 दिन में जो काम होना है उसके लिए 20-20 दिन बैठे हुए हैं, कोई बहाना बना रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये साइट तेरी है, इस साइट का तू ओनर है भाई, तू ही ओनर है, तेरा खर्चा तेरा प्रॉफिट, कोई बात नहीं, अपने प्रॉफिट से 5% मैंने माइनस किया, तेरे को देता हूँ, तू कमा, तू एंटरप्रेन्योर बन। उसने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, जो काम मुझे 10 दिन में करना है 3 लोगों से, मैं उसी काम को 6 दिन में कर लूँगा 6 लोगों से। 3 लोग वो अपने गाँव से ले आया, तो इससे रोजगार बढ़ गया। 6 वो हो गए, 3 मेरे पास पहले से थे, 6 और 3 मिलकर 9 लोग हो गए उसी काम को करने के लिए। और हम जो काम 10 दिन में कर रहे थे, वो काम हम 6 दिन में कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ी।
और उसको ये पता, और वेस्टेज कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब उसको मालूम है कि पैसा उसकी जेब से जाएगा। तो इसमें कुछ आपको कभी डर नहीं है कि मैं अपना ही कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ? देखो ये ना मेरे को लगता है कि अब जो है ना, अब हिंदुस्तान एक नए दौर से गुजर रहा है। ये सब एंटरप्रेन्योर्स को ना ये सोचना पड़ेगा और ये माइंडसेट नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले अगर हम इस मेंटालिटी पे चलते रहे कि हम अपना कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन आप बढ़ा रहे हो लेकिन आप सामने वाले को स्वावलंबी कर रहे हो, आप उसको इतना इंडिपेंडेंट कर रहे हो कि जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। आप इस लेवल पे कैसे पहुंचे? आप उन्हीं की बदौलत पहुंचे, तो आप उनको वो मौका दो। अगर उस ऐसा नहीं है कि हर किसी को वो हर कोई इस चीज़ के लिए रेडी रहेगा और हर कोई कर पाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक मैं तो यही कहता हूँ कि ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो कहने का मतलब है कि आप जब वहाँ पे राम सेतु बना और बनाने की बात हुई और लंका जाने की बात हुई कि सीता मैया का लंका पता कौन लगा के आ पाएगा, तो सारे बंदरों ने बोला मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, हर कोई तैयार था, पर गया कौन? हनुमान। तो वो हनुमान ही होता है वो एंटरप्रेन्योर, वो हनुमान वाली क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। तो ऐसे नहीं पता कि कब कौन सी समस्या आ जाए। बहुत समस्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वन एंटरप्रेन्योर हैज टू वेयर डिफरेंट हैट्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। तो आपको, तो अगर वो चांस मैं किसी को दे भी रहा हूँ ना अपनी कंपनी में, तो मैं यही सोचूंगा कि कॉम्पिटिटर बन जाएगा तो बात मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। इतनी कम जर्नी 5 सालों के अंदर, इस कम सफर में हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जहां हम आज हैं। क्योंकि हमारे से पहले बहुत से दिनों 10-10 साल से कंपनियां चल रही हैं, 20-20 साल से चल रही हैं, पर आज भी वो उस रेवेन्यू पे या उस ब्रांड लाइन पे या वो उस विजन पे नहीं पहुंच पाई हैं। हमने ऑटोमेटिक से छलांग मारी है। क्यों मारी है? क्योंकि यहाँ पे मैं एक अकेला एंटरप्रेन्योर नहीं था, मैंने 10 एंटरप्रेन्योर खड़े करे हैं 5 सालों में। तो उन 10 एंटरप्रेन्योर की ताकत ब्रांड कैटल को मिली है और ब्रांड कैटल फिर आगे बढ़ा है। तो लीडरशिप क्या है? इट इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टार्ट, नॉट पुश स्टार्ट। थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि स्पेशली उनके लिए जो नए बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन कितना जरूरी है एक स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री के लिए, इसका थोड़ा सा बताइए। देखिए, क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन मैं तो बोलूँगा कि एक ही शब्द के 2 प्रारूप हैं। क्वालिटी किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप कहीं भी जाएं, आप एक मिठाई की छोटी सी दुकान पे जाएं और आप अगर उसमें आपने एक बाइट लिया, खाया, तो सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन क्या आता है? वाह, बढ़िया है। तो वो एक्सप्रेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मिठाई अच्छी है खराब है, साथ वाला ना देख कर बता देगा कि हाँ यार, ये इसने अच्छी चीज़ कोई खाई है, वाव बोल रहा है। तो वाव सेटिस्फैक्शन, ये तो किसी भी बिजनेस का, और आज की डेट में जहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूमंगस कंपटीशन है, तो आप 2 ही तरीके हैं आपको अगर एंटरप्रेन्योर बन के सक्सेसफुल होना है। या तो आप सेम रेट में, जो रेट मार्केट का चल रहा है उसी सेम रेट पे चलो और क्वांटिटी भर के दे दो या बेटर क्वालिटी दो, या फिर कम रेट में सेम क्वालिटी दो। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं और तीसरी कोई चीज़ बनती नहीं है। या तो कम रेट में, जो रेट में अगर 100 रुपये की कोई मार्केट में चीज़ चल रही है, आपको उस मार्केट में एंटर करना है, तो देखा आपने कंपनीज ऑफर करती हैं, तो आप 90 रुपये में, 80 रुपये में कम रेट में एंटर करने की कोशिश करोगे, लेकिन क्वालिटी आपको वही देनी पड़ेगी, वही देनी पड़ेगी। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जनता को आदत लग चुकी है 100 रुपये की चीज़ की। लेकिन या फिर आप 100 रुपये ही रखो, अपनी क्वालिटी का लेवल बढ़ा दो, पीपल विल पे यू मोर। लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है, बबस्ता उनको सर्विस बेटर मिले। अभी आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो आज का ज़माना जो है पूरा एआई का हो चुका है। एआई के आने से बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं और बहुत लोगों की हम कहेंगे नौकरियां भी जा रही हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं कंटेंट राइटर। आज के टाइम पे किसी को कुछ भी चाहिए, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालो, आ जाएगा उसके सामने। तो आपको क्या लगता है कि एआई के आने के बाद इंटीरियर फिट आउट इंडस्ट्री को कोई खतरा है इससे, या इसके लिए एक वरदान साबित होगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो भी टेक्नोलॉजी कभी इंट्रोड्यूस होती है तो वो दोनों रूप लेके आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। इंटीरियर फिट आउट इंडस्ट्री में क्या होता है, ये इसको ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल बोला जाता है। तो जब आप ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब कि कोई भी चीज़ फिजिकल तरीके से वो होनी चाहिए। आज की डेट में आपको याद होगा कोविड के दौरान जब सब लोग अपने घरों में बंद थे, तो ऑनलाइन का कितना बूम था, सबने बोल दिया था, वर्क फ्रॉम होम कल्चर इनफैक्ट आ गया था, ऑफिसेज बंद हो गए थे, सबके रेंट्स बंद हो गए थे। लेकिन जैसे ही मार्केट खुली, इंसान दोबारा से मार्केट में आया, लोगों को शॉपिंग करने जाना है। नेस्कॉम का डेटा कहता है कि अगले 3 साल में मात्र 2025 चल रहा है, अभी 2028 तक 150 नए शॉपिंग मॉल बनने हैं इंडिया में, 150 शॉपिंग मॉल्स। आप सोच के देखो, 150 शॉपिंग मॉल का मतलब हो गया 3 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया। 3 लाख, मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस आ रहा है। और ये सिर्फ शॉपिंग मॉल इतने शॉपिंग मॉल बनने वाले हैं, जबकि ऑनलाइन का ट्रेंड ज़्यादा है। वहाँ पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट,
ब्लिंकिट, जिप्टो। मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूँ, आपको याद है आपने लास्ट टाइम ब्लिंकिट और जेप्टो आने के बाद अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ना ट्रैक्शन घट गया है, आप डेटा उठाइए। हम लोग, मैं खुद, आप भी अमेजोन से फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते थे, बहुत सारा सामान मंगाते थे। ब्लिंकिट के बाद सब बंद हो चुका है, 90% मार्केट ब्लिंकिट खा चुका है, जेप्टो ले चुका है। क्योंकि हर चीज जो आपको 5 मिनट में 10 मिनट में मिल रही है, अब 2 दिन 3 दिन में क्यों वेट करोगे, जब तक कि कोई बिल्कुल ही स्पेसिफिक चीज ना हो जो ब्लिंकिट पे अवेलेबल नहीं है। तो आज की डेट में अगर हमें कुछ चाहिए होता है, हम सबसे पहले ब्लिंकिट, हाइपर लूप मॉडल बोलते हैं, हाइपर लोकल रिटेल डिलीवरी ऐप पे हम जाते हैं, इधर जेप्टो और इधर ब्लिंकिट। उसके बाद हम फ्लिपकार्ट अमेजोन पे खोलते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन का जमाना गया, आया था 2013 14 15 16 में बूम आया था, लेकिन वो चला गया। तो हर चीज का ना एक पीक आता है, पीक पे वो रहता है, फिर कोई नई चीज आती है उसमें, इंडस्ट्री में। लेकिन ऑफलाइन वो हमेशा रहता है, ऑफलाइन अपने आप में बदलता है। एआई हेल्प करेगा इंटीरियर इंडस्ट्री को फास्ट करने में, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम नई शॉप्स बना सकते हैं, नए स्टोर्स बना सकते हैं, फर्नीचर को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अगर कोई प्रोजेक्ट आज की डेट में 60 डेज में हो रहा है, तो हम उसको कैसे 45 डेज में कर लें, हम उसको कैसे 30 डेज में कर लें। इंटीरियर इंडस्ट्री को तो कोई खतरा नहीं है एआई के आने से। आप अमेजॉन और ब्लिंकिट की अभी आप बात कर रहे थे, उसी में हमारे पीयूष गोयल जी का एक रील काफ़ी वायरल हो रहा है कुछ दिनों से, जो स्टार्टअप महाकुंभ में उन्होंने बोला था कि हमारे जो इंडिया में जो भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, वो मेनली किस चीज़ पे, कि 10 मिनट में खाना पहुंचा देंगे, 10 मिनट ये सामान पहुंचा देंगे, आपको डिलीवरी बॉय बन जाइए, आपको ये कमाने का मौका मिलेगा, ये मिलेगा। और वहीं पर दूसरी जगह जब हम चाइना या यूएस की बात करते हैं, वहाँ पर एआई पे काम किया जा रहा है, रोबोटिक पे काम किया जा रहा है। तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या उनका बोलना ये सही है, या कोई भी स्टार्टअप करना सही रहता है कि कुछ भी हम कर दें, स्टार्टअप तो स्टार्टअप है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, इसको दो तरीके से लेना चाहिए। मेरे को ऐसा मानना है कि ठीक है, उन्होंने जो बोला वो अपने पर्सपेक्टिव से बोला। जब स्टार्टअप एक लेवल पे बहुत बड़ा बन जाता है, स्टार्टअप छोटा तो शुरू ही होता है। इंडिया में 7,000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, 7,000 से ज़्यादा। लेकिन जब आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं और उसको फिल्टर करते हैं, मनी कंट्रोल पे आप डाल दीजिए, तो टोटल मिला के अगर 15% से ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, 300 रह जाएंगी। 15% तो मिनिमम धंधा मानोगे, 12% तो ब्याज पे धंधा चलता है। वरना अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी 15% होनी चाहिए, 12% पे तो ब्याज पे पैसा डाल के अपना कर सकते हो। तो 15% प्रॉफिट से ज़्यादा जो कंपनी है ना, मुश्किल से 300 कंपनी रह जाएंगी, अगर आप लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं जोमेटो की, जो आपने सवाल किया, जो पीयूष गोयल सर ने बोला। उन्होंने इस चीज़ पे बोला कि जब आप इतना बड़ा स्टार्टअप कर लेते हो, जब आप स्केल करके 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना देते हो, इस लेवल पे आप पहुंच जाते हो, आईपीओ लाने की तैयारी है और आईपीओ ला चुके हो, तब आपको डेफिनेटली एक हाइपर लोकल मॉडल से निकल के एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में, या फिर जो इकोसिस्टम जिस तरीके से जो उन्होंने एआई और रोबोटिक्स वाला बोला, उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसके ऊपर जेप्टो के फाउंडर आदित्य पलीचा ने उनको जवाब भी लिखा है लिंक्डइन पे, मैं कल ही उनका पढ़ रहा था। तो अल्टीमेटली क्या है कि बात उन्होंने गलत नहीं बोली, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली है कि हम इतनी बड़ी वर्क फोर्स को इंडिया में, जो आज इंडिया की तरफ पूरी दुनिया क्यों भाग रही है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे सबसे जवान देश है। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो जवान जो एडल्ट रेट है, जो मेनली जो जो यूथ है, जो 25 साल से लेकर 40 तक का जो परसेंटेज है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है, चाइना में भी नहीं है। तो इंडिया में पावर है, इंडिया में ताकत है उस लेवल पे चीज़ को खींचने की। तो हम अपने जवान लोगों को, हम अपने यूथ को, ज़्यादातर यूथ को डिलीवरी बॉय बनाकर रख चुके हैं। आप चाहे ब्लिंकिट देख लो, जोमेटो है ही, जेप्टो आ ही रहा है, और सारे, क्योंकि ये सक्सेसफुल वेंचर्स हो चुके हैं, लोग अब इन्हें कॉपी करेंगे या तो इसी मॉडल पे आगे आएंगे। तो उन्होंने यही बोला है कि rather than focusing on this thing, we should all as a team focus on the things which can help in building most robust system. अब मेरा इसमें एक चीज़ और कहनी है कि पीयूष गोयल सर को एक चीज़ और भी देखनी चाहिए और अपने सिस्टम में भी ये चीज़ इनकलकेट करनी चाहिए कि आप एक इकोसिस्टम ऐसा बनाएं तो सही। इंडियन स्टार्टअप, मैं अगर इंटीरियर्स कर रहा हूँ तो मैं इंटीरियर के फील्ड में स्टार्टअप करूँगा, मेरे को उसी की नॉलेज है। तो लेकिन उसके लिए उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड किया जाए, उसका एक इंक्यूबेशन सेंटर, हमारी जैसी कंपनीज को वो हेल्प मिले, सरकार ऐसी व्यवस्था हमारे लिए करे, जो कि वो करती भी है, हमें बहुत बेनिफिट उस चीज़ से मिला है। लेकिन अगर कुछ ऐसी व्यवस्था जहाँ पे एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है, या वो रोबोट्स की बात कर रहे हैं, या वो इंजीनियरिंग कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ क्यों नहीं करना चाहेंगे, हम हर एंटरप्रेन्योर चाहेगा करना उस चीज़ को लेकर। सरकार का विश्वास और एंटरप्रेन्योर की एनर्जी, विजन, ये दोनों जब मिलेगी तभी देश सक्सेसफुल बनेगा। अभी आपने एक डेटा आपने बोला कि कुछ टाइम में इतने सारे मॉल्स खुलने वाले हैं। इंटीरियर फिट आउट कंपनी से आप आते हैं,
तो वहाँ पर अभी सुनने में आया कि अमेजॉन भी 10 मिनट या 15 मिनट डिलीवरी स्टार्ट करने वाला है जी। सो अगर अमेजॉन से भी, क्योंकि अमेजॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आई थिंक अब आज के टाइम में सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसपे अवेलेबल नहीं है जी। और ब्लिंकिट या जेप्टो पे लोग तब जाते हैं कि हाँ अगर लेट्स से कि ये हमें मिल जा रहा है तुरंत तो चलो ठीक है यहाँ से लेते हैं, कुछ नहीं यहाँ से तुरंत मिल रहा है जो 10 मिनट में नहीं आ सकता या इसके पास अवेलेबल नहीं है तो अमेजॉन के पास जाते हैं। लेकिन अगर अमेजॉन ने भी स्टार्ट कर दिया कि 10 मिनट में वो भी डिलीवरी कर रहा है या 15 मिनट में वो भी डिलीवरी कर रहा है, तो उस केस में जो शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पर इंटीरियर का सबसे बड़ा काम होता है, तो जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर इसका फर्क दिखेगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा? तो इसी ऑनलाइन सेक्टर को इतना बढ़ने से आपके इंटीरियर सेक्टर को इसका लॉस नहीं है? देखिए ये ऑनलाइन जो कल्चर है वो आज तो आया नहीं है। ऑनलाइन हिंदुस्तान में पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली काम किया है। 2014 से मैं बोलूँगा रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आया जब सरकार बदली है, और नो डाउट इस सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया बहुत काम किया है इस सेक्टर में। तो आप अगर देखेंगे चाहे ओयो रूम्स हो, ओयो हो, ओला हो, जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप, जोमेटो हो, स्विगी हो, ये सब के सब यही पिछले 10 साल का गेम है सारा का सारा। पेटीएम हो, कंपनियां चल रही हैं 15 साल से, 17 साल से, लेकिन एग्जिस्टेंस अगर किसी को पता चला हो तो 2014-15 के बाद ही जनरली दिखा है। तो पिछले 11 साल से तो ऑनलाइन चल ही रहा है। इंडस्ट्री ऑनलाइन के होने के बावजूद भी हमारी फिट आउट इंडस्ट्री, इंटीरियर इंडस्ट्री बढ़ी ही है, घटी नहीं है। नहीं, मेरा एक पॉइंट इसमें यह है कि अभी मान के चलिए किसी को शर्ट्स चाहिए या किसी को पैंट चाहिए, कुछ भी लेट्स से चाहिए, उसको पता है कि अगर मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे ऑर्डर करूंगा तो आने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा। मतलब अगर वो 2 से 3 दिन नहीं लगता है तो नेक्स्ट डे डिलीवरी होगी। किसी को अर्जेंट में जरूरत है, वो सोचता है चलो मॉल में जाते हैं, हम खरीद के आ जाते हैं। लेकिन वहां अगर उसके पास ये ऑप्शन आ गया कि भाई हम अभी अमेजॉन या मिंत्रा इन सब पे ऑर्डर करेंगे और 10-15 मिनट में शर्ट्स हमारे पास आ जाएगा, तो उस केस में वो शॉपिंग मॉल में तो नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसका जवाब। तो वो कहाँ से प्रोवाइड कराएगा? अमेजॉन क्या करेगा? अमेजॉन अब अपने डार्क स्टोर्स बनाएगा, जैसे ब्लिंकिट ने बनाया है। तो हमारा काम मॉल में नहीं आएगा, हम उसके डार्क स्टोर बनाएंगे। इंटीरियर की जरूरत तो फिर भी है कहीं ना कहीं। इसको मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। आज की डेट में जेप्टो के हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टोर बनाए हैं, बिल्कुल डार्क स्टोर, जो कि अब आपको इतनी 5 मिनट में सामान कहाँ से मिल रहा है? आप ये भी सोचो ना, आपने बटन दबाया, आपको 10 मिनट में सामान डिलीवरी आ गई। क्यों? क्योंकि आपके घर के आसपास हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस पे ये डार्क स्टोर्स बनाए जा रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो इन स्टोर्स में भी इंटीरियर का काम होता है? ऑफ कोर्स, हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि जब पूरे का पूरा स्टोर बनना है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम होना ही है, फ्लोरिंग होनी है, सीलिंग होनी है, लाइट लगनी है, पूरे रैक्स बनने हैं जहाँ पे जिसमें वो सामान रखा जाता है। हाँ, उतना लेविश नहीं होता जितना। तो क्या हो गया कि अब हम मॉल में एक दुकान बन रही है अगर उस ब्रांड की, तो मॉल जितनी दुकान, इतने छोटे से एरिया में ऐसे 20 दुकानें बनानी पड़ेंगी उनको, और बन रही हैं। तो मॉल बिजनेस वहाँ नहीं है, यहाँ है। फिर वहाँ पे उस सेगमेंट में चलो अमेजोन और लेके आया, उस सेगमेंट में फिर और ऑर्डर्स आ रहे हैं, मॉल वाले एरिया में फिर और नए ब्रांड्स आ रहे हैं। तो इंडिया क्या है ना, इंडिया में 14 ये जो 51% एफडीआई जब से हुआ है, तो लॉट ऑफ ब्रांड्स कमिंग टू इंडियन सेक्टर। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराहट वाली बात ही नहीं है। मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है और नए नए ब्रांड्स हमेशा आ रहे हैं। वो सेगमेंट नहीं, ये सेगमेंट नहीं, वो सेगमेंट। आज की डेट में ज्वेलरी तो ऑनलाइन डेवलप नहीं है ना। आज की डेट में ज्वेलरी आपने जीवा ले आया या मान लीजिए वो है, लेकिन अगर आप ही से पूछता हूँ, आपने अगर 3 लाख रुपए का सेट लेना है, आप ऑर्डर करोगे 3 लाख रुपए का सेट ऑनलाइन? नहीं करोगे। नहीं। ट्रस्ट, आप जाओगे तनिष्क के शोरूम पे, आप जाओगे कल्याण ज्वेलर्स पे, आप जाओगे मालाबार गोल्ड एंड डायमंड पे, आप जाओगे रिनोन्ड ज्वेलर्स पे। अगर आप नागपुर में हो तो आप रोकड़े ज्वेलर्स जरूर जाओगे। अगर आप उड़ीसा में हो तो आप खिमजी ज्वेलर्स जरूर जाओगे। अगर आप हैदराबाद में हो तो आप पीएमजे ज्वेलर्स जरूर जाओगे। तो आप इन ब्रांड्स के साथ साथ आप इनके शोरूम पे जाके तसल्ली करोगे, पेमेंट करोगे, चीज़ों को टेस्ट करोगे, तब जाके आप लोगे। मतलब एक तरीके से हम कहें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें आप लोगों को फायदा ही है, हमारा बहुत फायदा है हर चीज़ में। हर पिन कोड पे 2 से 3 स्टोर बनाने, हर पिन कोड पे 10 स्टोर बनाने पड़ते हैं। सोचो, इतनी, क्योंकि 5-5 मिनट में डिलीवरी करनी है, 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, 7 मिनट्स में डिलीवरी करनी है। तो इतना स्टोर्स बन रहे हैं, तो बिजनेस वहां भी जनरेट हो रहा है और शॉपिंग मॉल्स अलग बन रहे हैं, तो वहां पे और नए ब्रांड्स आ रहे हैं। मतलब अगर 10 मिनट में अमेजॉन की सर्विस शुरू होती है तो इससे आप लोगों को फायदा ही है। हमें फायदा है। इंटीरियर फिट आउट इंडस्ट्री को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत काम है इंडिया में। और जब एक ग्रोइंग इकॉनमी होती है ना, तो देयर इज नो डर्थ ऑफ वर्क, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। मैंने आपको बताया, इतने मॉल्स खोलने, इतने स्क्वायर फीट, इतना डेवलपमेंट, इंटीरियर कहाँ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपने स्टूडियो बनाया ही, कितना खूबसूरत स्टूडियो बनाया, बहुत बढ़िया, आपने इसका इंटीरियर कराया होगा, तो जाहिर सी बात है पेंट, फ्लोरिंग, कारपेट, टेबल, फर्नीचर, लाइट, पंखा, हर चीज़ इंटीरियर है। आप यहाँ से उठो, बाहर आ जाओ, आपके कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का इंटीरियर हुआ है।
आप नीचे लिफ्ट लॉबी में जाओ, लिफ्ट लॉबी में ही 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो रखा है, मैं देख के आया हूँ नीचे। समझ लो वहाँ पे क्या स्टोन लगा है, क्या ग्लास लगा है, क्या मिरर लगा है, तो वो इंटीरियर का पार्ट है। आप बाहर निकले, आप शॉपिंग मॉल में जाओ खाना खाने के लिए, वहाँ इंटीरियर है। आप फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट में लाउंज में बैठते हो, वहाँ इंटीरियर है। पूरा एयरपोर्ट आप देखते हो, पूरा इंटीरियर है। आजकल तो हॉस्पिटल्स भी 5 स्टार बन रहे हैं। हॉस्पिटल में आप जाओ, किसी अच्छा हॉस्पिटल में, वहाँ पे पूरी एक अच्छे से इंटीरियर की व्यवस्था बनाई जाती है, एक एम्बियंस क्रिएट किया जाता है। आप किसी होटल में रहने जाओ, होटल्स में इंटीरियर है। और जहाँ पे आप घर में रह रहे हो, घर में तो इंटीरियर है ही। ऑफिस अच्छा बनाओगे तो इंटीरियर है। कुछ सामान बेचने दुकान खोलोगे तो इंटीरियर है। इंटीरियर तो हर जगह है, इंटीरियर हर जगह है। हर जगह है इंटीरियर। मतलब जैसे होता है ना भगवान कड़कड़ में है, भगवान कड़कड़ में तो इंटीरियर तो करना ही पड़ेगा। और आज की डेट में क्या था, देखो जनरली क्या है कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। पहले जो गली के सुनार थे, सुनार जो 3 गली पीछे बैठ के सुनार एक छोटी सी गले पे बैठते थे, आज उसका बेटा बड़ा हो गया है। अब उसमें एक एंटरप्राइजिंग भावना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप बन रहा है, उसको आगे बढ़ना है। तो वो अपने गली के सुनार के उस गले को उठा के मेन रोड पे ले आया, रिस्क लिया उसने भी, हर कोई रिस्क लेता है। फिर उसने एक बढ़िया से शोरूम खोला। तो उस और जो ऑलरेडी पहले बड़े शोरूम पे था, उसने और बड़ा स्टोर खोला। उसको अपने शहर का सबसे बड़ा बनना है, तो उसने अपने और स्टोर्स खोले। तो जितने ज़्यादा शोरूम, जितने ज़्यादा फिजिकल फुटप्रिंट्स बढ़ेंगे, और इंडिया का डेटा है 100% ऑनलाइन की बूम कितनी भी आ जाए, अभी भी इतनी मार्केट बाकी है। हिंदुस्तान 70% गाँव में बसता है। Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में डेवलपमेंट और ज़्यादा हो रही है, लोग वहाँ की तरफ भाग रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव ठीक है, एवरीबडी नोज दैट, बट आप कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसी सिटीज़ में देखिए आप मॉल्स आ रहे हैं, ऐसी सिटी में हाई स्ट्रीट स्टोर्स आ रहे हैं, और लोगों की परचेजिंग पावर उन शहरों में भी बहुत ज़्यादा है। तो इंटीरियर तो बिजनेस एब्सोल्युटली बूमिंग और एविशिंग है ये। चलिए, इंटीरियर की बात काफ़ी हो गई। एक आज के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं? जी बिल्कुल है, एक्टिव है। अभी मैंने अब पिछले 5 सालों में तो इतना समय नहीं मिल पाया, मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा था, ब्रांड बिल्ड कर रहा था, अपनी कंपनी को हम बिल्ड करने में लगे हुए थे। बट येस, नाउ अभी हमने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल विकास की बातें करके स्टार्ट किया है, और ब्रांड टाइटल इंटीरियर गुरु विकास हमारा चैनल है। तो हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है, और अब जितने भी हम वीडियोज डालते हैं उसमें हमने जितनी भी जो मेरी जर्नी है अपनी पिछले 5 साल की, मैं विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी, आपने बिल्कुल सही बोला, विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी बैंक सपोर्ट, जो शुरू में, बिकॉज क्या है कि एक कहावत है ना कि खाली कटोरे में तो भीख भी नहीं मिलती। जब भिखारी भी भीख मांगने निकलता है तो अपने कटोरे में कुछ सिक्के डाल के निकलता है। तो हम जब शुरू हुए थे, जीरो से शुरू हुए थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं। अब हमें लगता था, हम बैंक के पास जाते थे लोन देने, वो कहते थे क्या बैलेंस शीट है भाई सब दिखाओ। पहले साल हमें कोई फंडिंग नहीं मिली। फिर दूसरे साल जब हमने थोड़ा बहुत एक टर्नओवर कर लिया, तब जाके बैंक ने हमारी बातें सुनना शुरू करी। फिर दूसरे साल हमें थोड़ा सा लोन मिला, फिर उस लोन को दिखा के हमने बिजनेस किया, बहुत बढ़िया काम किया, रिपोर्ट जनरेट की, प्रॉफिटेबिलिटी बनाया। फिर उसी लोन पे दूसरे बैंक ने हमें और ज़्यादा कैपिटल दे दी। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो वो जो जर्नी हमने बनाई है अब तक की, और जो हम एक $multi-billion अब कंपनी खड़ी कर चुके हैं, तो ये जर्नी मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर उस युवा को मिले जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, जो बिजनेस फील्ड से नहीं है। मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे घर में कोई आज तक बिजनेसमैन नहीं बना, तो मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं बिहार से आता हूँ, मेरी पैदाइश बिहार में हुई, लालन पालन मेरा जो है वो हरियाणा में हुआ। तो दोनों ही अपने आप में गाँव आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर लड़के को एक कहानी, ये जो एक 5 साल की जर्नी है, पता चले, ताकि वो मोटिवेट हो सके इस चीज़ को लेकर और काम कर सके। मतलब बेसिकली उसमें आप अपने वीडियोज में बताते हैं कि बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में हम बताते हैं, उसके अंदर हम इंटीरियर्स के बारे में बताते हैं। मैं विकास की बातें करते हैं। उससे क्या है कि आपको आगे लाइफ में बढ़ना, तो आपको डेफिनेटली एक मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव चैनल है वो। तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक होगा तो आप इनको कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं। ये वास्तु का कितना इंपॉर्टेंस होता है, खासकर जब कोई घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, शोरूम बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु, बहुत ज़्यादा। सबको वास्तु कंप्लायंट घर, दुकान, मकान ही बनाना चाहिए। अगर नहीं है विश्वास, मेरा ये मानना होता है कि अगर आप वास्तु को नहीं मानते तो आप फिर भी एक वास्तु एक्सपर्ट रख लो, वास्तु के हिसाब से चीज़ों को बनाओ, ताकि उससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप चाहे मानो तो भी अच्छा है, नहीं मानो तो भी कम से कम आपकी चीज़ ठीक बन जाएगी। अगर कोई विद्या है तो उस विद्या का सम्मान करो। लोग ऐसे ही नहीं,
और मुकेश अंबानी जी ने एंटीलिया बना दिया, 9,000 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, 100% वास्तु कंप्लायंट है। पता करो ना, आप देखो यूट्यूब, वो अगर वो इतने बड़े आदमी हैं तो क्या वो नहीं मानते होंगे? जब वो मान रहे हैं, दुनिया मान रही है। आज की डेट में आप देखो कौन सा फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार नहीं है, हर चीज़ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हम तो उसी कंप्लायंट के हिसाब से शॉप्स बनाते हैं। ब्रांड कैटल, हम लोग जो भी काम करते हैं, हमारा क्लाइंट वास्तु में माने चाहे ना माने, 90% है जो मानते हैं। जो नहीं मानते थे वो औरों को देख देख कर मानने लग गए हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि उनका रिजल्ट आता है। जब उनका रिजल्ट आ रहा है तो वो मानेंगे, मजबूरी है उनकी, क्योंकि धंधा तो कर ही रहे हैं। हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स ज्वेलर्स हैं, सारे ज्वेलर वास्तु में मानते ही मानते हैं। उनको अपनी शॉप में स्ट्रॉन्ग रूम बनाना होता है, तो स्ट्रॉन्ग रूम भारी जगह जो होती है साउथ वेस्ट, वो भारी होना चाहिए, वहाँ पे होगा ही होगा। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आएगा ही आएगा। आप किसी भी घर की कहानी देख लो, आप कहीं पर भी चले जाओगे, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन और टॉयलेट, ये दो चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो उस घर में किसी ना किसी को करंट में या आने वाले 5 साल या 10 साल में कैंसर जैसी बीमारी होगी ही होगी। 99.9% नहीं, 100% बीमारी होगी। उस घर में दवाइयाँ कंटिन्यू चलेंगी ही चलेंगी अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है। तो किचन अग्निकोण साउथ ईस्ट होना ही होना चाहिए। नॉर्थ में पानी रखिए, साउथ वेस्ट भारी रखिए। बेसिक चीज़ें हैं, उसको फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज़ है तो बहुत डीप। लेकिन हम लोग जो भी काम करते हैं, हम 100% वास्तु कंप्लायंट करते हैं, क्लाइंट के बिना बोले, क्योंकि हमारी वो साइट होती है, हमारे लिए वो प्रोजेक्ट होता है। जब तक हम उसे हैंड ओवर नहीं करते तब तक वो हमारा ही होता है। तो हम उसे वास्तु कंप्लायंट करेंगे तभी तो वो हमें और ज़्यादा अच्छा बना के देगा। तो मेरा मानना ये है कि मेरा बिलीव है कि ये होना चाहिए। मतलब वास्तु का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत नहीं होता तो काफ़ी नुकसान हो बिल्कुल नुकसान होता है, और हर चीज़ का अपना अपना एक रोल है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल 100% होना चाहिए। सो ये तो बातें हो गई वास्तु की, और हमने काफ़ी इंटीरियर्स की बात कर ली। एक सवाल है कि इंडिया में नॉर्मली 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर होते हैं हर साल, और उसमें से सिर्फ 10% ही सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसा क्यों? बाकी इतने फेल क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, 100 बातों की एक बात, और वो है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप उसको कब तक सर्वाइव कर पाएंगे, कितना दूर तक आप उसे खींच सकते हैं? तो बिजनेस विदाउट ग्रॉस मार्जिन, विदाउट नेट मार्जिन इज एब्सोल्युटली कमिटिंग सुसाइड। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, लोग, और प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से निकल के आती है? जनरली लोग बिजनेस करते हैं, आपने अपना व्यापार किया, मैंने किया, किसी ने कुछ काम शुरू किया, तो हम सोचते हैं कितना हमारा खर्चा लगा किसी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने में, और कितना हमें उससे इनकम हुई, और उसके बीच के पार्ट को हम अपना प्रॉफिट समझ लेते हैं। अगर वो प्लस में है तो प्रॉफिट है, माइनस है तो नहीं। अब 5 साल बिजनेस करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि आपका टोटल, सबसे पहले जो आपका मार्जिन होता है वो होता है जीपी। आपका ग्रॉस प्रॉफिट से मार्जिन स्टार्ट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जीपी में से निकल के आता है एनपी, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, 80% से ज़्यादा के ज़्यादा जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो जीपी पे ही मर जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं बना पाते, वहीं से उनका गेम रिवर्स हो जाता है। अच्छा, उनके पास प्लान होता है कि पहले साल हम बर्न करेंगे, दूसरे साल हम फिर बर्न करेंगे। अच्छा, क्या एक दलील दी जाती है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट जे कर्व। एक जे कर्व बनता है, पहले वो नीचे जाता है, फिर और नीचे जाता है, फिर धीरे धीरे उठना शुरू करता है, फिर वो चौथे 5वें साल से ऊपर जाता है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। तो 80% ज़्यादा स्टार्टअप क्या होते हैं, वो जीपी पे ही मर जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे पाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लड़ाई लड़नी है नेट प्रॉफिट की, एनपी की, आप एनपी पे आए। एनपी के बाद आपका आता है एबिटा। जीपी से एनपी में कॉक्स की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने में माल बना और कितने में माल बिका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उस सामान को बेचने में कितनी लागत आई। उसके बाद आपके ओवरहेड्स माइनस होते हैं। फिर जाके ओवरहेड के बाद आप सब कुछ करने के बाद आप एबिटा पे आते हैं, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। एबिटा निकालने के बाद, एबिटा के बाद फिर आप पीबीटी करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको टैक्स भी तो भरना है, सरकार को टैक्स भी देना, आपने कितना पैसा कमाया, और वो टैक्स भरने के बाद जो निचोड़ बचता है दैट इज कॉल्ड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। तो पैट तक आते आते 90% लोग खत्म हो जाते हैं। 80% जीपी पे ही मर गए, फिर कुछ लोग एनपी पे ही खत्म हुए, फिर 5% एबिटा तक नहीं पहुंच पाए, फिर पीबीटी में 0 पे बैठ गए क्योंकि टैक्स भरना ही भरना है, और फिर जाके किसी को अगर लिस्ट होना है, लिस्टिंग तक पहुंचना है, तो उसे पैट दिखाना है। तो पैट तक आते आते लोग मर जाते हैं। तो यही एक कारण है कि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में ज़रूर होनी चाहिए। स्टार्टअप एक यूएस और चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ी इमर्जिंग स्टार्टअप मार्केट है, सबसे बड़ी। पूरे दुनिया भर से लोग आके निवेश कर रहे हैं, दुनिया भर से लोग ब्रांड्स आ रहे हैं, इंडिया में अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस लगा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हर जगह पे हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उस अपॉर्चुनिटी में अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना होगा, अदरवाइज ऐसे हर 3-4 साल में आप कहानी सुनोगे, ये बबल की तरह बस्ट होता रहेगा। तो डे वन से प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए। मेरे को अपनी 5 साल की सीख में तो यही लगा कि अब प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमने भी शुरू में बहुत गलतियां करी हैं, मैंने बहुत गलतियां करी हैं। पहले साल मुझे लगता है कि नहीं यार प्रॉफिट तो आ जाएगा, नहीं, धीरे लोगों धीरे। का ऐसा भी कहना होता है कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ब्रेक इवन पे ही रहिए, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में मत जाइए, आप ब्रेक इवन पे रहिए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, एटलीस्ट आपको काम मिला, काम दिखा के आपको और काम मिलेगा। तो वहाँ पर कई डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि यार इसको ले लेते हैं, भले ही हमें अपनी जेब से देना पड़े, एटलीस्ट हमारे पास दिखाने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा काम हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है ना यहाँ पे, ये आप इसको ना फिर आप बिजनेस नहीं है, फिर तब तक आप ना अपना एक तरीके से आप अपने आप को बर्न ही कर रहे हो, ये आपकी एक मार्केटिंग कॉस्ट हो गई। आप इसको मार्केटिंग कॉस्ट की तरह ले लीजिए, लेकिन मेरा फिर भी मानना यही है कि फोकस फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक बॉटम लाइन, एक चीज होती है टॉप लाइन रेवेन्यू, एक होता है बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। आप बिजनेस करके कहीं तो पहुंचेंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराना चाह रहे हैं, नंबर 1, या फिर आप एक हैवी फंड रेज करके आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बनना चाह रहे हैं, तो दोनों ही केस में आपको प्रॉफिटेबिलिटी देनी पड़ेगी। बेटर ये होगा कि सूनर द वे स्टार्ट, आप जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे उतना जल्दी आप प्रॉफिट की ये रेस तो को आपने पहुंच लॉन्ग जाओगे। टाइम की बात की, लेकिन शुरुआत में अगर कोई स्टार्टअप एक बार स्टार्ट कर रहा है तो शुरुआत में उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्लाइंट लेके आना। जी। क्लाइंट, अब अगर मान के लिए छोटे क्लाइंट हैं तो वहां पर उसने छोटा काम किया, छोटे उसके प्रॉफिट हो गया, उसका फोकस है नहीं मुझे बड़े क्लाइंट चाहिए। हाँ। अब बड़े क्लाइंट के लिए या तो वो अपना हो सकता है कॉस्ट कम कर दे कि लेट से कोई और पार्टी उसको एक काम करने का 10 लाख ऑफर कर रही हो, इन्होंने कम में कोट करके दे दिया कि हम 8 लाख में काम कर देंगे, सामने वाला प्रोजेक्ट हो सकता है कंपनी जो है वो मान जाए इनको, लेकिन यहाँ पर इनको दिखेगा कि मेरा हो सकता है 50,000 से 1,000 लॉस हो, 1 लाख तक मेरा लॉस भी हो सकता है। लेकिन हाँ अगर इसको हमने कर लिया तो कंपनी के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बन गया। हाँ, कि तो इसको दिखा के हम दूसरा अच्छा काम ले सकते तो हैं। फिर आपने प्रॉफिटेबिलिटी ली ना, आप इसको प्रॉफिटेबल मानिए, बिकॉज वो आपका एक जरिया है वहां तक पहुंचने की, क्योंकि यात्रा वहां पे रुक नहीं रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इसको दिखा के बहुत बढ़िया बिजनेस और मिल सकता है, तो वो बिजनेस मिलना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ऑटोमेटिकली ट्रैवल करेगी। जरूरी नहीं होता कि आपको ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन प्रॉफिट बुक करना है, आप उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन से अगले बिजनेस में प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ठीक है, विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। मतलब आपका मोरल ऑफ द स्टोरी कहना ये है कि बिजनेस में हमें सबसे पहले फोकस प्रॉफिट पे करना मेरा मानना तो यही है। मैं तो मतलब स्टार्टिंग में हमें बहुत दिक्कत हुई थी यही सब कर करके कि नहीं बस किसी तरीके से काम उठा लो, बस किसी तरीके से काम कर लो। लेकिन जो गलतियां मैंने करी हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट पे ही फोकस होना चाहिए, 100% प्रॉफिट पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट कम भी बना रहे हो ना, अगर आप खड़े हो, आपकी नींव स्ट्रांग है, तो फिर आप कुछ भी काम कर लोगे। स्केल आप अपने आप को बाद में कर लोगे, स्केल का ही तो मुद्दा है। लेकिन अगर आपके बॉडी में, मैं कह रहा हूँ, बेस नहीं है, गुर्दे खत्म, फेफड़े खत्म, सब कुछ खत्म, बस दिख रहा है कि हाँ भाई साहब मेरे पास बिजनेस है, बाल बाल बढ़िया एकदम बॉडी है, अंदर से इंसान खत्म है, तो वो चीज़ तो कितना दिन तक टिक पाएगी? बिल्कुल कोलैप्स कर जाओगे, बिजनेस कहीं ना कहीं जाके कोलैप्स करेगा ही करेगा। तो 100% फोकस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही होना चाहिए। आज की डेट में अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं 100 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका हूँ, तब तक मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं 40 करोड़ पे क्यों रुक गया? क्योंकि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है, मुझे अपने आप को बचा के भी चलना है और देखना है कि मुझे कहाँ पर कौन सा क्लाइंट मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट है और हाई हैंगिंग फ्रूट है, मुझे कितना बिजनेस कहाँ से मिल रहा है और किस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मिल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे हमें इंटीरियर के इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला, बिजनेस से रिलेटेड जानने का मौका मिला कि किस तरीके से वो जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं वो गलतियां क्या करते हैं, उन कैसे बच सकते हैं, प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने बताया कि जो फाउंडर्स के बीच में क्लैश हो जाता है उससे आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस तो इसी वजह से बंद हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, थैंक यू सो मच। हम दोबारा एक बार फिर आपसे कभी मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो इंटीरियर लाइन में है तब भी उनके काम की है वीडियो, अगर वो किसी भी लाइन के हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, उनके काम की ये वीडियो 100% है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।